हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉम्स केमिस्ट्री चैनल पर यूट्यूब पे जो चैनल है कॉम्स केमिस्ट्री, इस पर 11th के बच्चों को भी मैं क्लास दे रहा हूँ। 11th के जो बच्चे हैं और जो आईआईटी और मेडिकल के लिए एस्पिरेंट हैं और जिन्हें 11th का बेस मजबूत करना है, उनके लिए भी कॉम्स केमिस्ट्री चैनल के माध्यम से मैं एजुकेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। आप अपने घर पे बैठे रहें और वहां तक मैं खुद पहुंचता रहूंगा हरदम, लगातार। लेकिन जो आपके क्लासेज हैं 11th के, वो हम लोग यूट्यूब चैनल पर एक एक दिन बीच लगा के अपलोड करते रहेंगे। तो कब आपके पास ये जा रहा है, आपको नया इन्फॉर्मेशन जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कब हम लोगों ने अपलोड किया आपके लिए, आपके पढ़ाई हेतु, कौन सा चैप्टर हमने अपलोड किया, कौन सा टॉपिक अपलोड किया, कौन सा लेक्चर अपलोड किया, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप यूट्यूब के अंतर्गत जो कॉम्स केमिस्ट्री चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार अब आपको क्लास मिलते रहेंगे इस चीज़ के। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आप सबको पता है। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई या कोई रिलेटिव हमारे पास पढ़े ही होंगे। घुमाकर फिराकर इधर से उधर से आज तक मैंने लाखों स्टूडेंट को पढ़ा दिया है। आपको पता है, पटना के बोरिंग रोड में 1997 से कॉम्स केमिस्ट्री कोचिंग चल रही है। इसमें केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन है इस सेंटर को, यहाँ तक कि यहाँ केमिस्ट्री के रिसर्च चलते हैं। हमने जो केमिस्ट्री में रिसर्च किए हैं, समझा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाने पर उन्हें ज़्यादा बेहतर एजुकेशन मिल पाएगा और उनकी ज़्यादा समझ बन पाएगी, वो चीज़ों को अधिक समझ पाएंगे और कैसे किसी कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जा पाएंगे, गहराई में जा पाएंगे। और जब वो डेप्थ में जाएंगे तब तो उनसे आईआईटी और पीएमटी के न्यूमेरिकल बनेंगे। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में नहीं समझोगे तब तक आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए अपने लंबे एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के आधार पर हम आपके सामने प्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्लासेस। ये लंबे एक्सपीरियंस के चलते आप इतना बेहतरीन क्लास प्राप्त कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ है टीचिंग में एक्सपीरियंस। जिस टीचर को एक्सपीरियंस अच्छा होता है और बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्ट किया रहता है लंबे समय से, तो उसे पता होता है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, कहाँ उन्हें दिक्कत आती है और कितनी गहराई तक वो जा पाते हैं और कितनी गहराई तक उन्हें पहुंचाना है। ये उस टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट कह सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर लेकर आए हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने चैनल को, और इसमें आप नए नए तरह के कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, आपको मैं बताऊंगा। और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो मैं मोल कॉन्सेप्ट बताने आपको जा रहा हूं, इसे मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, आप कॉम्स केमिस्ट्री का मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, उस पर फ़ोन करके अपने दिक्कत को शेयर करा सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके शेयर करा सकते हो। जब आप इस चैनल को शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो आप ये सब सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और फर्दर जब तुम चाहो तो ऑफ़लाइन क्लासेज जब स्टार्ट होंगे तो ऑफ़लाइन क्लासेज में भी आके बाकी सब रेस्ट क्लासेज आप करोगे, आप देखोगे। जब ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगेगा कि औरों के तुलना में ये
वीडियोस बहुत अच्छे हैं और रेस्पेक्टिवली आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ समझ अधिक आ रही है, चीज़ों को समझने का मौका मिल रहा है, समझाया अच्छा जा रहा है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आपको ज़्यादा गहराई तक पहुँचाया जा रहा है, आपको ज़्यादा डेप्थ तक ले जाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना पसंद करोगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे ऑफलाइन क्लास भी चलते हैं और बिहार के मोस्टली सारे स्टूडेंट जानते हैं हमें, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बिहार के लाखों लाख स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं और हम उन्हें पढ़ा के इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बना चुके हैं। तो इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, एक से एक नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए। आपको लगेगा कि सर कुछ अजूबा, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ गजब की चीज़ समझा रहे हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ चीज़ें सीखते हैं। ओके, 11th के लिए जो है मोल कॉन्सेप्ट में एक मज़ेदार बात है कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, लगभग 118 एलिमेंट हैं, लगभग 118 एलिमेंट हैं। और वे सारे एलिमेंटों के जो एटम हैं उनका मास बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इट इज बियॉन्ड ऑफ योर इमेजिनेशन। यू कैन इमेजिन। इमेजिनेशन आप जब करते हो तो तुम्हारे इमेजिनेशन में दो बातें आती हैं। तुम बीच के फेज को पकड़ते हो। इमेजिनेशन में एक ऊपर का फेज है, बड़ा 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 बड़ा, कितना बड़ा, वो तुम्हारे इमेजिनेशन से बड़ा होगा। और छोटा 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 छोटा, वो तुम्हारे इमेजिनेशन से परे होता है। इतना छोटा, कोई चीज़ छोटा भी हो, वो भी बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, वो भी आपके इमेजिनेशन से परे होता है। और कोई बहुत बड़ा हो, वहाँ भी वो भी इमेजिनेशन से परे होता है। इन्फिनिटी हम समझ नहीं पाते हैं कि कितना बड़ा है, कितना दूर तक है, कहाँ तक है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है तो, और कोई चीज़ बहुत छोटी होती है तो उसका छोटा होना भी हम नहीं समझ पाते कि कितना छोटा है, बहुत छोटा अगर हो गया तो। इसी तरह से एटमों का मास वेरी 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 मच स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? इनका मास 10 टू द पावर -22 से लेकर 10 टू द पावर -24 ग्राम तक वैरी करता है। और आप समझ सकते हैं कि 10 टू द पावर -22 या -24 ये कितना छोटा नंबर है। इट इज वेरी 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 मच स्मॉल नंबर। इट्स वेरी मच स्मॉल नंबर। हाउ मच स्मॉल? You can't imagine. You can't imagine. So that's why try to imagine. तो ये बहुत स्मॉल मास है और इतना छोटा मास, और सभी एटमों का डिफरेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। ऐसा मत सोच लेना कि हाइड्रोजन का एटम का मास उतना ही होगा और सोडियम का एटम का मास उतना ही होगा और कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के एटम का मास उतना ही होगा। ऐसा नहीं, सबका मास वेरी करेगा, लेकिन वेरिएशन ऑलमोस्ट लगभग
इसी दोनों नंबर के बीच में होगा, इसी ऑर्डर में वेरिएशन होगा। 10 के पावर -222 से 10 टू द पावर -24 के ऑर्डर में ही वेरिएशन होगा, समझे ना। तो इस तरह से वेरिएशन होते रहता है। और ये स्मॉल मास आप समझ सकते हो कि जो है इतना स्मॉल मास आखिर मेजर कैसे होगा, आखिर मेजर कैसे होगा। ये बहुत स्मॉल मास है। तो आप जानते हो कि छोटी चीज़ें मेजर करनी होती है तो ग्राम से मेजर करते हैं, बड़ी चीज़ें मेजर करनी रहती है तो केजी से मेजर करते हैं, छोटा डिस्टेंस मेजर करना होता है तो सेंटीमीटर से करते हैं, बड़ा डिस्टेंस मेजर करना होता है तो मीटर से, और बड़ा डिस्टेंस मेजर करना रहता है तो किलोमीटर से मेजर करते हैं। बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर, छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो अब जो है उसी तरह से छोटा मास को मेजर करना है तो ग्राम से, मिलीग्राम से, लेकिन आपके मिलीग्राम वाले ग्राम से भी बहुत छोटा ये मास है। इसलिए इसे तराजू पे तौल के मेजर करना, और तराजू पे एक तरफ आप सामान एटम रख दें और दूसरे तरफ अपना सामान ये बटखरा रखें, वेट रखें, तो मेजर करना मुश्किल है। क्योंकि किस आखिर बटखरा से आप मेजर करोगे, किस बाट से मेजर करोगे, किस वेट से मेजर करोगे, पॉसिबल नहीं है इतना छोटा मास मेजर करना। इसलिए दुनिया में कोई पेन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिससे इतना छोटा मास मेजर हो सके और प्रैक्टिकली हम समझ सकें। ये समझने का कोई स्कोप नहीं है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने कार्बन एटम को लिया, और कार्बन एटम को, चूँकि आप जानते हो कि जब हम लोग जो है मेजर करना होगा तो जब एटम को मेजर करेंगे तो एटम से ही मापेंगे। आदमी की सुंदरता आदमी से मेजर किया जाता है और भैंस की सुंदरता भैंस से मेजर किया जाता है। ये नहीं कहोगे कि मेरा दोस्त मेरी भैंस से ज़्यादा सुंदर है, ऐसा नहीं कह सकते हो। इसलिए कि आदमी की सुंदरता का मेजरमेंट भैंस से नहीं होता। आदमी की सुंदरता का मेजरमेंट आदमी से ही होता है, और गधे के सुंदरता का मेजरमेंट गधे से ही होता है। उनका कंपैरिजन अपने में होता है। आदमी को आदमी से कंपेयर किया जाता है और जानवर को जानवर से कंपेयर किया जाता है। ये नहीं कि जानवर को आदमी से आप कंपेयर कर दोगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए एटम का मास का जब कंपैरिजन करना है, एटम का मास जब मेजर करना है, तो उसके लिए एक एटम को ही साइड में खड़ा करना होगा। यानी एटमों के मास का मेजरमेंट एटम से ही किया जाएगा, और उस एटम को चुना गया जो एटम बाकी सारे एटमों के मास का मेजरमेंट करेगा, सभी एटमों के मास का मेजरमेंट करेगा। उस एटम को कार्बन का 12 आइसोटोप कहते हैं। कार्बन एटम का कौन सा आइसोटोप? 12 आइसोटोप। इसी आइसोटोप से सारे एटमों का मास मेजर किया जाता है। इसी आइसोटोप से सारे एटमों का मास हम लोग मेजर करते हैं। अब इस आइसोटोप से कैसे मेजर करते हैं? तो सबसे पहले एक डिफाइन किया गया, इस एटम का मेजरिंग यूनिट डिफाइन किया गया कि डायरेक्ट इस एटम से मेजर करेंगे या इस एटम को कुछ पार्ट बना के मेजर करेंगे। तो एक मेजरिंग यूनिट बनाया गया। इस तरह से मान लीजिए कि ये कार्बन का 12 एटम है, ये C12 एटम है, ये कार्बन 12 एटम है, C12 एटम। एटम मान लीजिए ऐसे गोल है, मान लीजिए नारंगी की तरह, नारंगी देखे होगे, खाए होगे, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज जैसा है मान लीजिए ये कार्बन 12 का एटम। इस कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में? 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए इत्तेफाक से आपको एक नारंगी मिली, और नारंगी के अंदर इत्तेफाक कितना बढ़िया है, किस्मत आपकी, समझो आप, उसमें
12 फाके हैं और सभी फाके एकदम इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं। तो अगर नारंगी का एक फाका निकालकर, एक पार्ट निकालकर आपके मुंह में डाल दिया, अब ये मत कहना कि सर आप ऑनलाइन में कैसे डालेंगे, मुंह में तो ऑफलाइन में डालेंगे। ठीक है, मान लो, साइंस में मान लिया जाता है। तो एक फाका निकाल के आपके मुंह में डाल दिया, तो आप नारंगी का कौन सा पार्ट खा गए बताइए? तो आप नारंगी का 12th पार्ट खा गए। आप नारंगी का कौन सा पार्ट खा गए? 12th पार्ट खा गए। आपको नारंगी का हमने 12th पार्ट दे दिया। तो अब जो है ये नारंगी का जो 12th पार्ट है आपके मुंह में जो गया, अंदर गया, ये जो पार्ट है आप खाए, इसी का नाम AMU रखा गया, कह लीजिए। और ये कह सकते हैं कि वैसे ही कार्बन के C12 एटम के 12th इक्वल पार्ट डिवाइड किए गए, और ये 12th जो इक्वल पार्ट डिवाइड हुए हैं, इनमें से एक पार्ट को छांट के निकाल लिया। कितने पार्ट को छांट के निकाल लिया भाई? एक पार्ट को आप छांट के निकाल लिए। इसी एक पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? AMU। इसी नारंगी के एक फाके को, एक पीस को, इसी C12 एटम के 12 पार्ट में बांटने के बाद एक पीस जो निकाले तुम, इसी एक पीस का नाम है 1AMU। इसी पीस का नाम है, पीस है, पीस, एक पीस है, इसी पीस का नाम है AMU, 1AMU। और इस 1AMU एक पीस का एग्जैक्ट मास कितना होता है, एक्यूरेट मास कितना होता है, असली मास इसका कितना होता है, सोचो कि इसका रियल मास कितना होता है। तो इसका रियल मास, एग्जैक्ट मास, ओरिजिनल मास, जिस यूनिट में तुम मास को समझते जानते हो, in that form this mass will be 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ग्राम को तो जानते हो, पहचानते हो, तुम्हारा यार है। तो ये जो है ग्राम में मास तुम्हारा इतना होता है, 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम होता है। 1 AMU एग्जैक्ट एक्यूरेट मास जो है 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम होता है, एक AMU का मास। ये असली मास है। अब ग्राम में इतना होता है, केजी में तो केजी के लिए क्या करना है, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देते हो, केजी हो जाता है। तो इसी को 1000 से डिवाइड कर दो, केजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो केजी में 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो 1 AMU का एक्चुअल मास, रियल मास, ओरिजिनल मास, असली मास कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg या 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। आप इसको याद रखोगे, यही असली चीज़ है, इसी से सारा काम होगा, यही रियल थिंग है, यही रियल चीज़ है, इसी से सब काम करोगे, सारा काम तुम्हारा होगा। ओके नाउ? अब देखो भैया, अब जो है तुम जान रहे हो कि यही बनाया गया, अब इसी से सारे एटमों का मास मेजर किया जाएगा। सारे एटम, जितने भी एटम हैं आपके सामने, सारे एटमों का मास मेजर इसी से किया जाएगा। यही है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कैल्शियम हो, सोडियम हो,
ठीक है, आर्सेनिक हो, आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, निकेल हो, देवानंद हो, लंदफंद हो, कोई एटम होना चाहिए। सब एटम को यही मापेगा, यही मापने वाला है। सारे एटमों का मास कौन मेजर करेगा? यही मेजर करेगा। लेकिन जब सारे एटमों का मास इससे मापोगे तो इट्स बिकम्स ए कंपैरिजन। ये तो कंपैरिजन हो गया, ये तो तुलना हो गया, ये तो कंपैरेटिव हो गया, ये तो रिलेटिव हो गया। तो सचमुच में ये रिलेटिव है। जितने एटमों का मास मेजर होता है वो सारे एटमों का मास रिलेटिव मास होता है भैया, रिलेटिव मास होता है। हाँ, जान लो, जितने भी एटमों का मास तुम मेजर करते हो, ये ऑल एटमों का मास वो रिलेटिव मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। तुम जो जानते हो, जैसे तुमको से हम सोडियम का पूछेंगे तो तुम कितना बताओगे? 23 बोलते हो। कार्बन का पूछेंगे तो कितना बताओगे? 12 बोलते हो। ऑक्सीजन का पूछेंगे तो कितना बताओगे? 16 बोलते हो। हाइड्रोजन का पूछेंगे तो कितना बताओगे? 1 बोलते हो। ये जो बोल रहे हो तुम, बोल रहे हो ना? तो जो तुम बोल रहे हो, ये बाबू मेरे, ये कौन सा मास है? तो ये है उस एटम जो बोल रहे हो। सोडियम का 23 बोले ना, सोडियम का एक एटम को इससे कंपेयर किया गया और देखा गया कि सोडियम का एक एटम इससे AMU से, वही एक पीस से, कार्बन के 12th पार्ट एक पीस से 23 गुना है, 23 गुना है। इसीलिए उसका मास 23 AMU बोलते हो। कंपेयर किया गया है कि किसी एक एटम का मास इससे कितना गुना है, इससे कितना गुना है। इट इज कंपैरिजन, इट इज कंपैरेटिव मास। तो कंपेयर करके बताया जाता है, दैट इज कंपैरेटिव मास। और ये कंपैरेटिव मास जो होता है आपका, वही आप जानते हो, वही आप याद रखते हो, वही हमें बताते हो। हम तुमसे पूछेंगे ऑक्सीजन का मास कितना होगा तो तुम 16 बोल देते हो। ये कुछ और नहीं, ऑक्सीजन के एक एटम का मास का जो होता है वो 16 गुना होता है इससे एक पीस से, इसी एक पीस से 16 गुना होता है। इसीलिए तुम बताते हो, यही हो तुम 16 टाइम्स तुम बताते हो, वही है। समझ गए? तो कंपैरेटिव मास है। इसलिए हम लोग कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? और कंपैरिजन करेंगे इसके एक एटम का मास का, ठीक है? तो वो उस मास का नाम होगा, जब कंपेयर करके लिखेंगे तो उस मास का नाम होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। जरा सा तुमको कंपेयर करके बताते हैं, देखना। ये मान लो तुम्हारा तराजू है, मान लो ये तुम्हारा तराजू है। इधर तुमने रख दिया एक सोडियम का आइटम, Na फॉर सोडियम, Na फॉर सोडियम। इधर तुमने सोडियम का एक आइटम रख दिया, ठीक है? इधर क्या रख दिया तुमने? सोडियम का एक आइटम रख दिया। और तराजू है, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, 2 पैन होते हैं। इस तरह अब कंपेयर करो, व्हाट इज तराजू, व्हाट इज तराजू? यू नो तराजू क्या करता है? तराजू किसे कहते हैं? यू नो पैन क्या करता है? पैन किसे कहते हैं? पैन 2 चीज़ों को कंपेयर करने, पैन में 2 चीज़ें लटकी हुई है ना, तो लटकी हुई हैं दोनों तरफ, तो ये क्या करता है? एक तरफ की चीज़ का दूसरे तरफ वाले से कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है। एक तरफ एक फिक्स चीज़ रख दीजिए, अगर जो है इस तरफ रखे, इसका इस तरफ वाला अगर ज़्यादा हो गया तो कहिएगा कि इतना से ज़्यादा, जितना आप रखें उतना से ज़्यादा। अगर ऊपर हो गया तो कहिएगा इतना से कम, अगर बराबर हो गया तो इतना के बराबर। तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ ए कंपैरिजन। तो आप कंपेयर करते हो, आप तुलना करते हो, और ये कंपैरेटिव मास बताते हो, ये रिलेटिव मास बताते हो। कंपैरेटिव और रिलेटिव
दैट इज़ कंपैरेटिव और रिलेटिव। ये रिलेटिव मास बताते हो, कंपैरेटिव मास बताते हो, यही है वो चीज़, यही है जो तुम खोजते हो। अब यहाँ रखो, तुमने जो है AMU को रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23, ये सब AMU हैं। ये 23 AMUs रखे गए, तब जाके ये तराजू बराबर हो गया। इधर सोडियम का एक एटम रखा गया और इधर कितने रखे गए, 23 AMUs रखे गए, तो ये तराजू बराबर हो गया। तो समझो कि एक सोडियम एटम का मास 23 AMUs के बराबर होता है, यही बताया जाता है। यही हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में बताया है। रिलेटिव एटॉमिक मास व्हेन द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विथ द मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम, यानी 1 AMU, देन द मास ऑफ गिवन एटम इज नोन एज रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस स्थिति में ये मास जो है रैम कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। इसे बताने के लिए जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ गिवन एटम, यहाँ आप उस एटम का, जो एटम है उस एटम का मास रख देंगे और जो है नीचे आप रख देंगे मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। C12 एटम के 12वें भाग को, 12th पार्ट को का मास नीचे आप रख देंगे, आप नीचे रख देंगे 12th पार्ट का मास, बस आपको निकल जाएगा रैम। तो इस तरह से हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, क्वेश्चन देंगे भाई, आप सतर्क रहना। हम देंगे एक एटम का मास, एक एटम का मास दे देंगे, आप नीचे 1/12 का मास रख दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। हाँ, तो 1/12 का मास तो आप यहाँ देखे हो बाबू, 1/12 का मास जो है इतना देखे हुए हो, या इतना ग्राम में देख लो, ग्राम में इतना देखे हो। तो यहाँ मास ऑफ गिवन एटम इन ग्राम, उस दिया जो एटम है, जो एटम हम देंगे, हो सकता है हम केजी में दे दें तो उसे ग्राम में चेंज कर लेना, तब इतना से डिवाइड करना, या नहीं तो हम केजी में देंगे तो इस केजी वाले से डिवाइड कर देना। तो आपको हम क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन देंगे तो उसमें आप यही काम करोगे। क्या करोगे, एक एटम, गिवन एटम का मास को ग्राम में रख लोगे और 1.67 × 10⁻⁻24 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। और जब इससे डिवाइड करोगे तो उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा, और जो निकलेगा वो AMU में निकलेगा। ये ध्यान रखना कि किस में निकलेगा, कैसा निकलेगा। तो जो भी वो निकलेगा वो किस चीज़ में निकलेगा बाबू, AMU में निकलेगा। हाँ, ये समझ लेना। तो जो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन का वो AMU में आएगा, क्योंकि तुम AMU वाले से मेजर कर रहे हो। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कैलकुलेट करते समय कि जो भी एटम का मास हमारा आता है, हमें पता चलता है वो AMU से चलता है, AMU में चलता है, और यही AMU में मास हमें निकला। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है आपको और क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट इसका, कि इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर कैसे हो, और तब आपको न्यूमेरिकल देंगे इस पर बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और आपके साथ हम भी इंटरैक्ट करेंगे, आपको हम भी कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसे कैसे बनाना चाहिए, आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसका कॉन्सेप्ट और देकर मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। आप रेडी रहना, बने रहना साथ साथ मेरे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, lecture number 2, video number 2, we will meet again. Okay now.